एपिसोड स्टार्ट होता है। रायजुन वूरी को काफी इंटेंसिटी के साथ किस कर रहा था। फिर वो रुक जाता है और वूरी से कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, मैंने इस बारे में भूलने का सोचा था। लेकिन फिर वो आगे कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। और वूरी सोचने लगती है कि वो इतना इंटेंस था कि मैं चाह कर भी उसे दूर नहीं कर सकती थी। रायजुन के साथ जो किस हुआ उसके अंदर बस खून था। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वूरी उस स्टेडियम के बाहर पहुंच गई थी जहां पर रायजुन की परफॉर्मेंस होने वाली थी। वूरी सोचती है मैंने उसे बताया नहीं कि मैं आने वाली हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मेरे पास रायजुन का नंबर भी नहीं है, या कहूँ तो मैंने पहले ही डिलीट कर दिया था। वो याद करती जब रायजुन ने कहा था कि तुम पहले गायब हो गई थी, तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो। और वूरी सोचती है कि मैंने तुम्हें बहुत याद करा, अब फाइनली मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगी। मेरे दिल के अंदर अभी भी वो याद बसी हुई है जब मैंने पहली बार तुम्हारे डांस को देखा था। अगर मैं दोबारा उसके डांस को देखूंगी तो क्या मैं फिर से पास्ट वाली फीलिंग महसूस कर पाऊंगी। फिर डांस शुरू हो जाता है और वूरी सोचती है वो पहले की तरह अभी भी बहुत ब्राइट है। अब वो काफी फेमस भी हो गया है कि बहुत सारे लोगों की नजरें उसके ऊपर है। सब कुछ बदल गया है, लेकिन रायजुन मेरी एक ब्राइट लाइट का सोर्स बन गया था। तभी रायजुन वूरी की तरफ देखने लगता है और वूरी सोचने लगती है मैंने पहले कभी भी ऐसा महसूस नहीं करा है। फिर नेक्स्ट सीन देखते वो फ्लावर्स लेकर उसके आने का इंतजार कर रही थी और सोच रही थी बस मैं उसको हाय कह दूंगी और कहूंगी कि परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी, और मैं उससे पूछूंगी अगर उसके पास वक्त है तो क्या वो मेरे साथ डिनर पर चलेगा या अपना नंबर देगा। तभी शटर खुलता है और वहाँ से रायजुन बाहर आने लगता है। तभी वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां आती हैं जो कि रायजुन के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं और वूरी सोचने लगती है अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई कनेक्शन नहीं रह गया है, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ क्योंकि ये मेरी गलती है। फिर वो जबरदस्ती भीड़ में घुसने लगती है और रायजुन से कहती है प्लीज मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दो। रायजुन देखता है कि वहाँ पर वूरी खड़ी हुई थी जो काफी शर्मा रही थी। रायजुन साइन करने लगता और कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। पहले तो वूरी थोड़ी चौंकती है कि रायजुन ने उसका नाम क्यों पूछा, फिर कहती है कि मेरा नाम वूरी है। फिर जब उसे साइन मिल जाता है तो सारी लड़कियां उसे पीछे धकेल देती हैं। तभी रायजुन की एक टीममेट आकर लड़कियों से कहती एक्सक्यूज मी लेडीज, आज के लिए बस इतना काफी है, हम लोगों को कुछ जरूरी काम है इसलिए हम लोग बाद में मिलते हैं। और वो लड़कियां सोचने लगती हैं वाह क्लोई कितनी प्यारी लग रही है। क्लोई जाने से पहले कहती है अगली बार मैं भी तुम लोगों को अपना ऑटोग्राफ दे दूंगी, अभी के लिए बाय बाय। वो लड़कियां बात करने लगती हैं क्या ये दोनों काफी करीब हैं क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया पे भी साथ में नजर आते हैं। फिर वूरी को याद आता एक बार उसने जब पिक्चर देखी थी तो उसमें यही लड़की क्लोई थी और वूरी को ऐसा लगने लगता है कि शायद से यही रायजुन की गर्लफ्रेंड है। फिर क्लोई को देखते जो रायजुन से कह रही थी मैंने सुना कि तुम कोरिया में चाइल्ड सेलिब्रिटी हुआ करते थे। रायजुन कहता है कि ऐसी बात नहीं है। क्लोई कहती है क्या तुम्हें शर्म आ रही है, वैसे तुम किसी से ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन जो मैंने होता हुआ देखा है वो तो कुछ अलग ही था। दूसरी तरफ वूरी की डायरी को देखते जिस पर रायजुन ने साइन करा था, पर रायजुन ने कैफे का एक एड्रेस भी लिख दिया था। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि वूरी उसी कैफे में बैठी रायजुन का इंतजार कर रही थी और सोचने लगती है कि काफी देर हो गई है, 1 घंटा हो चुका है, शायद से मैंने ही कुछ गलत कर दिया होगा, शायद मैं गलत कैफे में आ गई होंगी। तभी वहाँ पर रायजुन आता और कहता है कि तुम अभी भी यहीं हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने लंबे वक्त तक इंतजार करोगी। वूरी कहती है कि तुमने खुद नोटबुक पर कैफे का नाम लिखा था। रायजुन कहता है क्या तुमने खाना खा लिया है, अगर नहीं खाया है तो और खा लो क्योंकि मुझे काफी भूख लगी है। वूरी कहती है कि मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया, वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है, मेरा मतलब वो जो लड़की तुम्हारे साथ थी, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। रायजुन कहता है क्या इससे फर्क भी पड़ता है कि मैं वो डेट कर रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि हम तो पहले ही किस कर चुके हैं ना। किस वाली बात वूरी के साथ बोल रहा था। वूरी थोड़ी उदास हो जाती है। तभी रायजुन कहता है कि वो बस एक झूठ था, अगर मेरे पास पहले से कोई गर्लफ्रेंड होती तो मैं तुम्हें कभी किस ना करता। वूरी सोचने लगती है कि मुझे सुकून महसूस हो रहा है इस बात से नहीं कि उसने झूठ बोला था, बल्कि इस बात से कि उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर रायजुन कहता है कि तुमने मुझे उस वक्त दूर क्यों नहीं करा था, बल्कि ये जानते हुए कि मेरी पहले से एक गर्लफ्रेंड है। वूरी सोचने लगती है मैं दूर करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मेरी सोच बंद हो चुकी थी। सच कहूँ तो मैं कुछ सोचना नहीं चाहती थी, मैं बस तुम्हें अपने लिए रखना चाहती थी। वो कुछ नहीं बोलती, इसलिए रायजुन कहता है कि तुम हमेशा से ऐसी ही थी, अगर तुम कुछ नहीं चाहती हो तो तुम ना नहीं बोलती हो, बस
उस बात को झेल लेती हो। और वूरी सोचने लगती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं गायब इसलिए नहीं हुई थी कि मैं तुम्हें खुद से दूर कर रही हूँ। मैंने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम इस बात को समझोगे? फिर रायजुन कहता है कि मेरे छोटे भाई ने पूछा था कि तुम उस टीचर के दोस्त थे ना, तो फिर वो टीचर अब क्या कर रही है? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बात का उससे क्या जवाब दूं। फिर एक वेटर ऑर्डर लेकर आ जाता है और वूरी सोचने लगती है मुझे पता था कि मैंने उसे तकलीफ पहुंचाई है, मैं उससे माफी मांगना चाहती थी। मैंने 1000 बार मैसेज लिखा, भेजने की कोशिश करी, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई। मैंने सोचा था किसी दिन जब तुम एक डांसर बन जाओगी, मैं एक राइटर बन जाऊंगी, तो हम लोग दोबारा मिलेंगे, तब हमारे अंदर कोई गिल्ट नहीं होगा, हम बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुरा सकेंगे। और मैं इसी झूठी उम्मीदों के साथ खुद को कंफर्ट कर रही थी। फिर रायजुन वूरी से कहता है कि इस हफ्ते थोड़ा वक्त निकाल लेना, मुझे बस कुछ मजे करने हैं। वूरी कहती है कि तुम क्या करने वाले हो? रायजुन उसका फोन लेता है, उसमें अपना नंबर लिखता है और कहता है कुछ स्पेशल नहीं, बस तैयार रहना। फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं। रायजुन अपनी कार में बैठा हुआ था, उसने वूरी को मैसेज करा था कि चलो वॉक पर चलते हैं। काफी देर से कुछ लिख रही थी और रायजुन को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये लिख क्या रही है। वूरी ने मैसेज करा था मुझे माफ कर देना रायजुन, लेकिन मुझे एक जरूरी काम से जाना है। रायजुन मैसेज करके कहता है कि कौन सा जरूरी काम है। नेक्स्ट सीन में वूरी को देखते हैं जो किसी से मिलने के लिए आई थी और कहती है मुझे माफ कर देना कि मैं पहले रिप्लाई नहीं कर पाई थी। वो लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन प्रिंट वर्जन में एक अलग ही बात है, मुझे जलन हो रही है। वूरी कहती है मैं दूसरों को पहले ही दे चुकी हूँ और ये बस तुम्हारे लिए थी। ये काफी अच्छी बात है कि जब मैं वापस आई तो तुमसे मिल सकी। और वूरी सोच रही थी रायजुन ने ऐसा क्यों पूछा, मैं कहाँ पर हूँ, क्या वो आने वाला है? वो लड़का कहता है पब्लिकेशन ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत एम्बैरेस हो रहा हूँ खुद को लेकर। वूरी कहती है लेकिन तुमने तो सिलेक्शन पास भी नहीं करा था, तुम क्या करने वाले हो? लड़का कहता है पीछे हटना बेकार रहेगा, इसलिए मैंने दोबारा काम करने का सोचा, तुम देखना चाहोगी? फिर दोनों के कंधे टकराने वाले थे, तभी कोई बहुत तेज हॉर्न बजाता है। वूरी पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर एक कार थी, तो जाहिर सी बात है कि ये किसकी कार होगी। वो जाकर कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आ जाओगे। रायजुन कहता है कि वो लड़का कौन था? वूरी कहती है कि जहाँ पर मैंने पार्टिसिपेट करा था वहाँ पर वो मेरा जूनियर था और मैं बस उसको एक बुक देना चाहती थी। और वो सोचने लगती है कि इसने ऐसा क्यों पूछा, ये काफी नाराज लग रहा है। रायजुन कहता है अच्छा तो वो बस एक क्लासमेट है, तो वो अभी तक यहाँ पर क्यों रुका हुआ है? और वो लड़का खड़ा सोच रहा था वाओ क्या कमाल की गाड़ी है, काश मेरे पास भी एक ऐसी होती। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। वो लोग एक कैफे में आए थे, उसके बाद एक कॉफी शॉप में गए थे और उसके बाद वो लोग मूवी देखने के लिए आए थे। और वूरी सोच रही थी क्या ये एक डेट जैसा महसूस नहीं हो रहा? फिर वो रायजुन की तरफ देखती है, वो उसी को घूर रहा था, जिस वजह से वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और सोचने लगती है कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन सब के पीछे का रीजन क्या है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। फिर मूवी शुरू हो जाती है और रायजुन की नजरें अभी भी वूरी ही के ऊपर थी और वूरी सोचने लगती है जॉय क्लेमेंटाइन से मिला और उसके प्यार में पड़ गया, लेकिन वो ब्रेकअप को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर पाए। उसके बाद क्लेमेंटाइन एक कंपनी में जा पहुंची जहां पर यादें मिटाई जाती हैं। उसने अपने दिमाग से जॉयल की सारी यादों को मिटा दिया। जॉयल भी उसे भूल नहीं पा रहा था, इसलिए उसने भी सेम ऐसा ही करा। लेकिन जब उसका मन बदला कि वो यादें नहीं मिटाना चाहता है, तब बहुत देर हो चुकी थी। फिर वूरी रायजुन की तरफ देखती है, उसकी आंखों से बहुत आंसू निकल रहे थे। वो याद करती है रायजुन ने भी कहा था कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, मैं अपने दिमाग से सारी यादें मिटा देना चाहता था, लेकिन। और वूरी सोचने लगती है मैं सोच रही हूँ आखिर वो इस वक्त क्या सोच रहा होगा, क्या इस वक्त जो हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है? मैं उसको गले लगा लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। वो रायजुन के हाथ पर हाथ रखती है और रायजुन भी उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। सीधा अगले सीन में जीहो को देखते हैं जो चिल्ला कर कह रही थी तुम टीचर से मिलने गए थे क्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वहाँ पर जीसंग भी था जो कहता है कि तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो जीहो? जीहो कहती है कि आधे टकले तुम चाहते हो कि मैं शांत बैठी रहूं। और वो ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि जीसंग के बाल कटे हुए, तो वो बेचारा 3 हफ्ते पहले ही आर्मी से बाहर आया था। वो कहती है तुम जानते हो ना कि पहले तुम्हारी हालत क्या हो गई थी। रायजुन कहता है कि माफ करना है या नहीं ये मेरे ऊपर है, इसलिए मेरी तरफ से फैसला मत करो। जीसंग कहता है तो बताओ तुम आगे क्या करने वाले हो, क्या तुम उससे दोबारा मिलोगे? जीहो कहती है कि बस 1 हफ्ते की बात है, वैसे भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा ये यहाँ पर रुकेगा या फिर नहीं। और देखते हैं इस वक्त जीसंग ने जीहो का हाथ पकड़ा था और उसके हाथ में एक रिंग थी, यानी कि दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी थी और दोनों साथ में थे। फिर रायजुन कहता है कि वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, अब वो मुझ तक नहीं
नहीं पहुंच सकती। खैर अब मैं यहाँ से पहले चलता हूँ क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम है। उसके जाने के बाद जीसंग जीहो से कहता है मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे गुस्से का कारण क्या है, लेकिन रायजुन को वही करने दो जो कि वो करना चाहता है। मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर रहेगा अगर दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। तो जीहो कहती है 2 साल में हम कभी कदार ही मिले हैं और वो 2 साल से सफर कर रहा है। और जीसंग फिर जीहो को कंफर्ट करने लगता है। नेक्स्ट सीन देखते हैं, वूरी उसी होटल में आई थी जहाँ पर रायजुन था और वो सोचती है तो वो इस होटल में रुका हुआ है, क्या वो घर नहीं जाएगा। वहाँ से क्लोई भी गुजर रही थी जिसकी नजर वूरी के ऊपर पड़ जाती है। वो वूरी से आकर कहती है हम पहले भी मिल चुके हैं, क्या तुम्हें मैं याद हूँ। वूरी कहती है हाँ तुम उसी सेम डांस ग्रुप में हो जहाँ पर रायजुन है। क्लोई कहती है कि हाँ मेरा नाम क्लोई है, क्या तुम रायजुन का इंतजार कर रही हो। इस होटल में पूरी डांस ग्रुप रुका हुआ है। वैसे अब हालात ऐसे बदल ही गए हैं तो क्यों ना चलकर कुछ बात करें। तुमने मेरा इंटरेस्ट खींच लिया और मैंने मैसेज करके उसे भी बता दिया है। इसके बाद मुझे नहीं लगता ज्यादा वक्त है मेरे पास तुमसे बात करने का। दूसरी तरफ रायजुन को देखते हैं जो मैसेज देखकर हैरान हो रहा था क्योंकि उसमें क्लोई ने वूरी के साथ अपनी फोटो भेजी थी। फिर दोनों बैठे हुए थे और वूरी को काफी ऑकवर्ड लग रहा था। तभी क्लोई कहती है वैसे क्या तुम्हारे और रायजुन के बीच में कुछ चल रहा है, क्योंकि मैंने पहले कभी उसे ऐसे नहीं देखा। वूरी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। क्लोई कहती है कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है। वूरी कहती है दरअसल 2 साल पहले हम लोग स्कूल में मिले थे। क्लोई कहती है तुम लोग क्लासमेट थे। वूरी कहती है नहीं मैं उसकी टीचर थी। क्लोई कहती है तुम मजाक कर रही हो ना, तुम एक टीचर थी, मुझे ऐसा लगा था कि तुम लोग रिश्ते में हुआ करते थे। वूरी कहती है वेल मैं रायजुन से 6 साल बड़ी हूँ। और क्लोई को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वूरी रायजुन से 6 साल बड़ी है। फिर वो वूरी से कहती है तो अब तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। वूरी कहती है अब हमारे बीच में कुछ नहीं है। काफी वक्त पहले स्कूल में काम किया करती थी, अब मैं बुक्स लिखती हूँ और एक रिलीज भी हुई है और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है सिर्फ रायजुन के सपोर्ट की वजह से। तभी क्लोई कहती है कि उसके दिल में अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, अभी भी वो तुमसे प्यार करता है। वूरी कहती है कि ऐसा बस लगता होगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे नफरत करता है। तभी क्लोई कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। अरे माफ कर देना, मुझे लगता है कि मैंने हद से ज्यादा सवाल पूछ लिए। वैसे मैं क्यूरियस हो रही हूँ रायजुन हाई स्कूल में कैसा हुआ करता था, क्या तुम्हारे पास फोटोज हैं। फिर वूरी उसे वही पिक्चर दिखाती है जब एक बार रायजुन के पैर में चोट लग गई थी। क्लोई कहती है कि वाओ पहले तुम्हारे बाल छोटे हुआ करते थे। और क्लोई इसलिए हैरान थी क्योंकि वो याद करती है बार उसने रायजुन के वॉलपेपर पर एक तस्वीर देखी थी और जिसमें एक लड़की थी जिसके बाल भी थोड़े छोटे थे। क्लोई सोचती है कि इस फोटो के अंदर बाल काफी छोटे हैं, लेकिन जो तस्वीर मैंने वॉलपेपर में देखी थी उसमें बाल थोड़े से बड़े थे। और इससे हमें पता चलता है सिर्फ वूरी ही नहीं थी जो कि रायजुन को स्टॉक कर रही थी। फिर क्लोई कहती है तो इसके बदले में मैं तुम्हें वो फोटोज दिखाती हूँ जब रायजुन अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था। और ये फोटोज देखने के लिए वूरी काफी एक्साइटेड हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, रायजुन भी भागते हुए उस जगह पर पहुंच गया था। क्लोई कहती है तुम्हें आने में तो काफी देर हो गई, हम तो बस बात कर रहे थे। रायजुन कहता है चलो बाहर चल के बात करते हैं। क्लोई कहती है कि मुझे लगता है गुड बाय कहने का वक्त आ गया मिस वूरी। फिर वो वूरी के कान के पास जाकर कहती है मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, गुड बाय। और वूरी सोचने लगती है ये तो सच में एक ठंडी हवा के झोंके की तरह है। फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं और क्लोई कहती है काफी चार्मिंग गर्ल है, उसकी आंखें चमकती हैं, तुम उसे पसंद करते हो है ना। और रायजुन उसे घूरने लगता है। क्लोई कहती है अरे रिलैक्स करो यार, मैं अपने दोस्त की गर्ल पर लाइन नहीं मारूंगी, हालांकि वो मेरी टाइप की है। माफ करना, मैंने बस उसे एक फैन गर्ल समझा था, मुझे नहीं लगा था तुम दोनों रिश्ते में हो। क्या मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, तुम अपनी फीलिंग्स छुपाने की हद से ज्यादा कोशिश कर रहे हो। अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो बेहतर रहेगा कि उस फीलिंग को ना छुपाओ, क्योंकि इतना डिफेंस बना कर रखना कूल नहीं होता है। फिर रायजुन वापस आ जाता है और कहता है प्लीज क्लोई से दोबारा मत मिलना। वूरी कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, वो काफी अच्छी इंसान लगती है। रायजुन मैं किसी से इसलिए मिलना नहीं बंद कर सकती क्योंकि तुम मुझसे मिलने से मना कर रहे हो। रायजुन कहता है कि मैं तुम्हें ये बात बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्लोई लड़कियों को पसंद करती है। वूरी कहती क्या, लेकिन मुझे भी तो लड़के पसंद है। लेकिन फिर थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाता है और वूरी को समझ आ जाता है कि रायजुन क्या कहना चाहता है। रायजुन कहता है कि ऑल राइट चलो अब यहाँ से चलते हैं। फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो लोग एक बार में बैठे हुए थे और वूरी सोच रही थी रायजुन काफी तेज ड्रिंक कर रहा है और इसके चेहरे को देखकर लग रहा है कि अच्छे मूड में नहीं है। फिर वूरी कहती है वैसे मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स तो नहीं हुआ, लेकिन वो अंत में अलग रहने लगे और मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई। और वो सोचने
लगती है कहीं मैं फालतू में बकवास तो नहीं कर रही। तभी रायजुन कहता है कि जब तुमने कहा था कि तुम्हें लड़के पसंद है, मुझे लगा था कहीं तुम मेरी बात तो नहीं कर रही। हालांकि मैं ये बात अच्छे से समझता हूँ ये सच नहीं है, क्योंकि पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी वूरी कहती है लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचते हो। रायजुन कहता है कि प्लीज मुझे कोई भी झूठी उम्मीदें मत दो। अगर तुम इस तरह से बर्ताव करने वाली थी तो तुम बिना बताए क्यों चली गई थी। तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरी साइड पर रहोगी, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला, या फिर तुमने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा ही परेशान कर रहा था। 2 साल मैंने इसी सोच में बिता दिए कि आखिर तुमने ऐसा क्यों करा। लेकिन तुम्हें पता है कि अंत में मुझे क्या रियलाइज हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। अभी वूरी कहती है मैंने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गई थी, लेकिन मैं तुम्हारी टीचर भी थी, इसलिए मुझे डर था कहीं मैं लाइन क्रॉस ना कर दूं। मुझे डर था कि हमारे बीच जो था वो सब कुछ बर्बाद कर देता, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई। लेकिन रायजुन हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं। फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं, वूरी मुश्किल से उसे खींचते हुए अपने घर लेकर आती है क्योंकि वो बेहोश हो गया था। और वूरी सोचती है तुम्हें इतना ड्रिंक करने की जरूरत नहीं थी, मैं तुम्हें फ्यूचर में कभी इतना ड्रिंक नहीं करने दूंगी। तभी उसका पैर फिसलता है, वो नीचे गिर जाती है और उसी के ऊपर रायजुन गिर जाता है। वूरी कहती है तुम बहुत भारी हो। रायजुन कुछ आवाज निकालता है। वूरी कहती है इसका मतलब तुम सोए नहीं। तभी रायजुन कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा क्यों नहीं करा। अगर मैं यहाँ पर ना आता तो तुम कभी भी मुझे ढूंढने के लिए ना आती। मुझसे कहो मैं यहाँ से चला जाऊँ। मैंने तुम्हें इतना बोर कर दिया है कि तुम मुझे दोबारा देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो मैं तुम्हें परेशान करता रहूंगा। वूरी कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो उसे किस करती है। उसके बाद रायजुन भी उसे किस करने लगता है। उसके बाद हम कुछ ऐसा सीन देखते हैं और वूरी सोचने लगती है इतने अंधेरे में उसकी बेचैन नजरें चमक रही थी। उसे इतनी फिक्र क्यों हो रही थी, क्या ये सब कुछ मेरी वजह से था। और मुझे ऐसा लगा था कि मैंने उसके रोने की आवाज सुनी थी। फिर अगली सुबह का वक्त देखते हैं, वूरी जब सोकर उठती है तो रायजुन वहाँ से जा चुका था। वूरी सोचती है वो चला गया, कम से कम उसे कोई नोट तो छोड़ना चाहिए था। बेड के दूसरे साइड का हिस्सा मुझे पिछली रात का वक्त याद दिला रहा है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि उसे पता चल गया है कि मेरी ट्रू फीलिंग्स क्या है। लेकिन बुरी बात है कि ऐसा होने के बाद मैं उसे देख नहीं पाई। फिर 2 दिन बीत जाते हैं और वूरी सोचती है 2 दिन बीत गए, उसने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए। मुझे डर लग रहा है कहीं वो ये ना सोचे कि मैं उससे ज्यादा ही चिपक रही हूँ। फिर वो उसे कॉल करती है लेकिन रायजुन का नंबर बंद बता रहा था। अब उसे और फिक्र होने लगती है। वो बार बार कॉल करती है लेकिन रायजुन का नंबर बंद बता रहा था। और वूरी सोचने लगती है कि फिर मुझे एक डेजा वू सा महसूस हुआ, जब मैं 2 साल पहले उसे कुछ बिना बताए गायब हो गई थी। कहीं वो भी तो नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगी। वो अपनी उंगलियों पर गिनना शुरू कर देती है रायजुन कब जाने वाला था, और वो आज का दिन था। वूरी क्लोई को मैसेज करके कहती है क्या रायजुन तुम्हारे साथ है। वो भीख मांगने लगती है, प्लीज प्लीज जल्दी जवाब दे देना। क्लोई का मैसेज आता है, वूरी क्या हो गया, मैं इस वक्त फ्लाइट में हूँ। 1 मिनट रुको, समझ गई उस बेवकूफ ने क्या करा है। वो इस वक्त मेरे साथ नहीं, उसने कहा था कोरिया में कुछ काम है इसलिए वो दोपहर की फ्लाइट लेगा। फिर वूरी जल्दी से सामान पैक करती है और सोचती है मुझे नहीं पता कि मैं इस वक्त क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से नहीं जाने दे सकती हूँ। तुम बिल्कुल सही थे रायजुन, अगर तुम मुझसे मिलने के लिए ना आते तो मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करती रह जाती। मुलाकात में तुमने मुझे अट्रैक्ट कर लिया था, तुम्हारे पैशन ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया था। तुमने मेरे अंदर वो सपना दोबारा से जगाया जो मैं कब का भूल चुकी थी। तुमने मुझे दोबारा जिंदा करा। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई, लेकिन फिर भी तुम्हें तकलीफ पहुंचा दी। लेकिन रायजुन इस बार मैं तुमसे मिलने के लिए खुद आऊंगी। दूसरी तरफ रायजुन अपनी घड़ी में देखता है कि टाइम हो चुका था उसकी फ्लाइट का। वूरी भी भागते हुए जल्दी से एयरपोर्ट पर पहुंचती है और हर तरफ रायजुन को ढूंढने लगती है। तभी उसे रायजुन नजर आ जाता है। वो जोर से उसका नाम चीख कर पुकारती है। रायजुन भी पीछे मुड़कर देखता है। वूरी कहती है कि प्लीज मत जाओ रायजुन, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बदला नहीं लेना चाहते, तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हें दोबारा छोड़ ना दिया जाए, लेकिन मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। मुझे तुम्हें रोकना नहीं है क्योंकि ये तुम्हारा सपना है, लेकिन मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती, इसलिए तुम्हारे साथ चलूंगी। इस बार भागने के बजाय मैं तुम्हारे साथ रहना चूज करूंगी, इसलिए चलो साथ में चलते हैं। रायजुन थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है कि मुझे मंजूर है। वूरी हंसने लगती है और दौड़कर जाकर उसे गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में आंसू थे और वूरी कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रायजुन। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। दोनों लोग फ्लाइट में बैठे थे और रायजुन के हाथ में वही बुक थी जो कि वूरी ने लिखी थी। उस बुक
बुक का टाइटल था जिस लड़के ने आग लगाई। वो पन्ने को खोलता, उसमें लिखा था मेरे अंदर जिसने आग लगाई वो तुम थे। और रायजुन को समझ आ जाता है कि ये लाइन उसी के लिए है। फिर वो बुक पढ़ना शुरू करता है जिसमें लिखा था काफी वक्त पहले की बात है, एक लड़का था जिसे डांस करना बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन उसके होमलैंड में बहुत ठंड रहती थी, इसलिए जब भी वो डांस करने की कोशिश करता था उसके हाथ पैर जम जाते थे। एक दिन उसे एक छोटी सी फेरी मिली जिसकी चमक बस खत्म होने वाली थी। उसकी लाइट इतनी कम थी कि मानो कि वो बस गायब हो जाएगी, लेकिन उस लड़के ने उस आग को खत्म नहीं होने दिया बल्कि उसे अपनी गर्माहट से जलाए रखा। और उसकी आग जो बुझने वाली थी वो धीमे धीमे जलने लगी और वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उस पूरे होमलैंड की सारी बर्फ को पिघला दिया। और अब वो लड़का दोबारा से फिर से डांस कर सकता था। उस लड़के ने फेरी को शुक्रिया बोला क्योंकि उसे ऐसा लगा कि वो फेरी थी जिसकी वजह से अब वो दोबारा डांस कर सकता है। असलियत में तो फेरी ने कुछ नहीं करा था बल्कि वो लड़का था जिसने कि उस फेरी की जान बचाई थी। लेकिन वो लड़का हंसता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कारण हो, वो बस डांस करता रहा। बुक को पढ़ने के बाद रायजुन वूरी की तरफ देखने लगता है, फिर वो उसके बालों को पकड़ता है और उसे किस करता है। तो इसी के साथ ये मानवा यहीं पर एंड हो जाती है। एंड आई नो मेरी तरह आपको भी इसकी एंडिंग बहुत रश लग रही होगी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। और ये भी नहीं बताया गया है इसके आगे कोई साइड स्टोरीज या बोनस चैप्टर आएंगे या फिर नहीं, लेकिन वो जब भी आएंगे मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगी। तो मिलती हूँ आपसे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।